नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए जो मुहैया कराई जा रही है उसमें हम जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में एमआईक्यू लेकर आ रहे हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जाता है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग भी जुड़े जो अदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त करें। ये जो बनाए जा रहे हैं इसमें 10 क्वेश्चन हम अभी फिलहाल लेके आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में कुछ और भी इसमें बढ़ाया जाएगा। अब वही चीज़ें ला रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो यूपीएससी का पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें जो परंपरागत विषय जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसमें भी वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं जो कहीं न कहीं करंट से रिलेटेड हो। तो करंट को आपको ध्यान में रख के चलना है और इसीलिए हम व्याख्या भी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि यहाँ की व्याख्या न केवल पीटी बल्कि मेंस में भी आप इसके तथ्य को वहाँ रख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन और भी अच्छा माना जाएगा, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। तो किस राज्य में वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। अब ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो केरल में जो वैज्ञानिकों ने है, केरल के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, केरल। चलिए इसके बारे में और जानकारी कुछ लेते हैं हम। देखिए, हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। और केरल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह 5G माइक्रोवेव अवशोषक एक मेनाइट इलेक्ट्राइड है जो कि रासायनिक रूप में स्थिर है। फिर अगर देखें तो इसने जो है उच्च आवृत्ति क्षेत्र में विशेष रूप से 5G बैंड में असाधारण माइक्रोवेव अवशोषक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब आयनिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें नकारात्मक रूप से आवेशित आयन होते हैं उनको आयनिक बोला जाता है। आयनिक जो है इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति उच्च चालकता प्रदान करती है जो उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग छेड़न के इसके गुण हेतु उत्तरदायी है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो केरल में जो है कि केरल के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक को विकसित किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि 5G जल्द ही हमारे यहाँ इंडिया में भी बेहतर तरीके से पूरी तरह से लॉन्च होने वाला है। तो ये आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी को देखते हुए आप इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो वहां ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कूट में इस तरह से है। देखिए कि हाल ही में चर्चित लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, शब्द को आप देखिएगा, ये कह रहा है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि वर्ष 2006 में इस पुरस्कार का गठन किया गया था। दूसरा कथन दिया है कि वर्ष 2014 में इस पुरस्कार का पुनर्गठन किया गया था। तो गठन एक हुआ, दिखा रहा है कि 2006 में, और पुनर्गठन 2014 में दिखा रहा है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें सत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार है, ये लोक प्रशासन में जो लोग काम करते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ? तो 2006 में इसका गठन हुआ था। अब आगे चल करके 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया। और फिर अगर देखेंगे हाल ही में जो चर्चा का विषय जिस कारण ये रहा है 2021 में इस पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो 2021 में भी कुछ न कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं 2021 में। क्योंकि ये दो तथ्य पूछे जा रहे हैं कि 2006 में इसका गठन हुआ है
और 2014 में इसका पुनर्गठन हुआ है। ये दोनों कथन जो है हमारे सत्य नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारे कथन क्या है, सत्य है, 1 और 2 दोनों। चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन क्या है, सत्य हैं। चलिए देखते हैं इस पुरस्कार के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के जिलों या संगठनों द्वारा किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार का गठन किया गया। इसमें आपको दिख रहा है 2006 में किया गया। फिर प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार एवं महत्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिए वर्ष 2014 में इस पुरस्कार का पुनर्गठन किया गया। फिर देखेंगे इसके पश्चात रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार है, प्रतिकृति है और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ पुरस्कार को नया रूप दिया गया है। और फिर वर्ष 2022 के पुरस्कारों के लिए भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। नए दृष्टिकोण के मुताबिक मूल्यांकन के दौरान पुरस्कारों के लिए जिला कलेक्टरों के काम की अपेक्षा संपूर्ण जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। तो याद रखना, आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रधानमंत्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना, ये लोक प्रशासन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, लोक प्रशासन में ये दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में, पूछा जा रहा है किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो ऑप्शन हमारे हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है। किस विश्वविद्यालय में? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। चलिए देखते हैं और कुछ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन कर रहे हैं। फिर देखें, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो जो आने वाला समय स्पेस में जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है और छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य इसका उद्घाटन किया गया। अब यह केंद्र जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह जो है केयू सैट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा, जो एक इन हाउस नैनो उपग्रह है। कौन सा? इन हाउस नैनो उपग्रह है। नैनो टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो नैनो जो छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे उपग्रह इसमें दिख रहे हैं आपको, जिसे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही यह अनुसंधान के लिए भूस्थानिक केंद्र भी होगा। अब यह उपग्रह उन 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा जिन्हें वर्ष 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये वो उपग्रह है जो अभी जो है कि जनवरी महीने में जो 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस का 75वें स्वतंत्रता दिवस जो अगस्त में होगा, इसमें जो है कि पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, 15 अगस्त के दिन इसको किया जाएगा, क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? पहले ही दिया गया है कि हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा। 3 इसमें आपको दिख रहे हैं की पॉइंट कि हरियाणा में और हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा। ऑप्शन है अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो हरियाणा के गुरुग्राम में, कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी गुरुग्राम। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। 4 जनवरी 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने
अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की कि यह बनाया जाएगा। यहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर के उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। अब यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। यानी एक ही जगह आपको हेलीपोर्ट से लेकर के उसके हैंगर, रिपेयर सारी चीजें प्रदान कर दी जाएंगी। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने 4 जनवरी को किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कब, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कब छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसमें आपको कई क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। एक तो पूछा जा रहा है कब, और फिर छत्तीसगढ़ हरित परिषद ये जो है इसकी ये पहली बैठक हो रही है, इसकी ये पहली बैठक हो रही। तो प्रथम और जो लास्ट होती है, फर्स्ट लास्ट और इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। ये फर्स्ट की बात चल रही है कि कब छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन हमारे दिए हैं 2 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022, 27 दिसंबर 2021, 6 जनवरी 2022। तो ये छत्तीसगढ़ हरित परिषद की जो प्रथम बैठक आयोजित की गई ये 3 जनवरी 2022 को की गई है। कब? 3 जनवरी 2022 को की गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 3 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में रीजनरेटिव डेवलपमेंट को गति प्रदान करने के लिए गठित छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। अब इस बैठक में पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए परिषद के दृष्टिकोण और मुख्य गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया। और मुख्यमंत्री ने बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की हरित राज्य के रूप में ब्रांडिंग, जैविक उत्पादों के मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण के माध्यम से स्व सहायता समूहों की क्षमता निर्माण और फिर जिलों की विशेषताओं के अनुसार विकास और स्थानीय निवासियों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है इसमें। और इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है जहां हरित परिषद का गठन किया गया। देखिए मोस्ट आपको पॉइंट दिख रहा है कि देश का पहला राज्य है जहां हरित परिषद का गठन किया गया है, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री का दावा है। हरित परिषद के माध्यम से राज्य में हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह का प्रगतिशील कदम उठाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। यानी आप दिख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इनके काम बेहतर हो रहे हैं। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निजात इनको मिल जाएगा और जिससे स्थानीय लोगों में आर्थिक सशक्तिकरण की चीजें आएंगी, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो इस तरह से ऐसा करने वाला जो है कि अगर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारी टिकाऊ हो जाएगी। इस तरह से ये प्रयास जो छत्तीसगढ़ कर रहा है, इस तरह से ये जो है कि ऐसा कदम उठाने वाला राज्य पहला होगा। इस तरह से इसके इंपॉर्टेंस दिख रहे हैं जिस पे ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU को खोजा है। पूछा जा रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU को खोजा है। ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान, भारत। तो आपने कोविड-19 का देखा और कोविड-19 में इस समय जो है कि ओमिक्रॉन करके बहुत चर्चा में चल रहा है। ओमिक्रॉन के अलावा एक और वेरिएंट अभी हाल ही में खोजा गया है जो फ्रांस ने खोजा है। अब उसको नाम दिया गया है IHU। इसको बताया जा रहा है कि ये जो है ओमिक्रॉन से भी खतरनाक होने वाला है। तो इसकी खोज अभी फ्रांस में की गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए होगा। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 वायरस के एक नए और अधिक उत्परिवर्तित तनाव की पहचान की है और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को IHU या B1.640.2 वेरिएंट नाम दिया गया। तो इसको IHU या ये आपको नाम 2 मिलेंगे तो कोई भी आप समझाएं, एक ही है। और यह IHU मेडिटेरेनियन
इन्फ्रेंसन का संस्थान में शिक्षाविदों द्वारा खोजा गया था और इसमें 46 म्यूटेशन शामिल हैं जो ओमिक्रॉन से अधिक हैं, जो इसे टीकों और संक्रामक के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। तो ओमिक्रॉन से भी खतरनाक इसको दिखाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट, आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो ये आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट जो है ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए, आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अब आयुष आहार एक स्वस्थ आहार है। मंत्रालय इस डाइट को अपनी कैंटीन में उपलब्ध करवाएगा और इसे मंत्रालय के आयुष भवन कैंटीन में लॉन्च किया गया। तो मंत्रालय के आयुष भवन कैंटीन में इसको लॉन्च किया गया। अब इस परियोजना का उद्देश्य है पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है? करंट अकाउंट बैलेंस जो है कितना है पूछा जा रहा है। जो सितंबर 2021 को दूसरी तिमाही है उसमें पूछा जा रहा है कि कितना है। ऑप्शन हमारे हैं 4.8 अरब डॉलर का घाटा, या 5.7 अरब डॉलर का लाभ, या 7.3 अरब डॉलर का घाटा, या 9.6 अरब डॉलर का घाटा। तो इस बार जो है कि घाटा दिखाया गया है, तो ये जो लाभ वाला ऑप्शन है वैसे ही कट जाएगा। घाटा कितना दिखाया गया है, तो ये चालू खाता शेष इस समय कितना है, तो ये जो है कि 9.6 अरब डॉलर का घाटा इसमें दिखाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खातों की शेष राशि में 9.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया गया। अब यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.3% है। कितना? 1.3% है इसमें दिखा रहा है। और जून 2021 को समाप्त पहली तिमाही में जो चालू खाता अधिशेष था 6.6 डॉलर बिलियन था और जीडीपी का कितना था? 0.9%। यानी अगर आप देखेंगे जो जून 2021 में रिपोर्ट आई थी उसमें कम दिखाया जा रहा है कि 0.9% जीडीपी का था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे जो सितंबर में जारी किया गया उसमें 1.3% जीडीपी का घाटा दिखाया जा रहा है। चलिए, आरबीआई के अनुसार चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के बहिर्गमन में वृद्धि के कारण था, ऐसा आरबीआई कह रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो अभी अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक का पूछ रहा है। 1 जनवरी 2022 तक को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 6.5 अरब, 7.8 अरब, 8.2 अरब या 9.1 अरब। तो जो अमेरिकी जनगणना ब्यूरो है इन्होंने 1 जनवरी 2022 को बताया कि इस समय जो भारत की जनसंख्या अनुमानित है वो विश्व की टोटल वो है 7.8, यानी 7.8 अरब जनसंख्या इस समय विश्व में है, जो 1 जनवरी 2022 की अनुमानित जनसंख्या बता रहा है अमेरिकी जनगणना ब्यूरो। चलिए, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 तक दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है। इसी में आप अगर देखेंगे 7.8 अरब में 135 करोड़ तो भारत में हो जाएगी, प्लस चीन में रहेगी। चीन अभी भी फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है और दूसरे पर भारत अभी रहेगा। देखिए, दुनिया भर में हर सेकेंड 4.3 जन्म ले रहे हैं और 2 मौतों का अनुमान है, यानी हर सेकंड 4.3% लोग मतलब जन्म ले रहे हैं और मौतें बहुत कम हो रही, 2 मौत हो रही हर सेकंड में, जबकि जन्म लेने वाले 4 हैं, लगभग 4.5 के करीब में। और 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है
अभी चीन बना हुआ है 1.4 के साथ, और भारत जो है 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा। यानी अभी भारत जो है सेकंड स्थान पर बना हुआ है, लेकिन 2025 दिखाया जा रहा है इसमें कि भारत पहले स्थान पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में, ऐसा अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है। 8 लाख रुपए, 8.5 लाख यानी 8.5 लाख, 7.5 लाख या 9 लाख रुपए। तो अभी जो है कि ये बोला गया था कि इनकी जो इनकम है इसमें कुछ और भी विचार करना चाहिए। जो 8 लाख इनकी आमदनी दी गई है, वार्षिक आय सीमा दी गई, इस पे कुछ विचार करना चाहिए। तो इसके लिए विचार करने के लिए आवेदन जो किया गया था उसमें ये बोला गया कि अभी भी ये 8 लाख ही रहेगा, तो इसका वर्तमान सीमा भी अगर वार्षिक आय सीमा होगी तो ये 8 लाख रुपए ही अभी रखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए देखते हैं। 3 सदस्यीय समिति, एक समिति बनाई गई जिसमें 3 सदस्य थे, कि सिफारिशों के बाद केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए को जारी रखने का फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेश जताया था, और इसके बाद केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था, किस पे विचार किया जाए। अब इस समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। तो ये शामिल थे, इनको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज के हमारे ये प्रश्न रहे, और इसी तरह आप क्लास में बने रहिए। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें, अन्य लोगों को भी जोड़िए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़े। अधिक से अधिक चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए। आपका सहयोग मुझे आगे प्रेरित करता रहेगा बढ़ने के लिए, और आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।